जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं हूं आपका सोशल साइंस फैकल्टी। आई वेलकम यू ऑल इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज आपके सामने क्लास 9th का जियोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में डिस्कस करने आया हूं। ये चैप्टर यूं तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इस चैप्टर में हमें ऐसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि आप कभी नहीं सीखोगे। इसमें हमें इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में जानकारी मिलेगी। बेसिकली आप इंडिया के फीचर्स के बारे में यहाँ पे समझने वाले हो, ठीक है। और ये चैप्टर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है, एज वेल एज आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ में ये आपके इंडिया के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज मैं आपसे बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो कि आपको क्लास 9th में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, और बढ़िया एक्साइटमेंट के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए, देन विल स्टार्ट दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, समझा देता हूं। देखिए, आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा इंडिया के लोकेशन के बारे में कि इंडिया कहां पर लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है। देन मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि इंडिया के एक्सटेंड के बारे में, साइज के बारे में, ठीक है। इंडिया का कितना साइज है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। देन आई विल डिस्कस अबाउट कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड के बीच में क्या रिलेशन है और इंडिया की किस तरीके से स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे लोकेटेड है, जिसका फायदा इंडिया को किस तरीके से होता है, ठीक है। एंड इन द लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियाज नेबरहुड, ठीक है। तो हम अपने जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो, तो सारे पड़ोसी राज्य या फिर इंडियाज के नेबर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, बट यहाँ पर हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी समझ के चलना है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट मी जस्ट क्लियर यू सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एक बार मैं आपसे क्लियर कर दूं तो वो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखिए बेटा, यूं तो अगर मैं इंडिया के इतिहास की बात करूं तो इंडिया का इतिहास तो बहुत ही ज्यादा यहां पर हमें बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल देखने को मिलता है। तो इंडिया ये जो वर्ड है, ठीक है, ये तो अभी ब्रिटिश के द्वारा दिया गया, ठीक है, ये तो न्यू वर्ड है, बट इसके पहले क्या हम इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा था? यस बेटा, एग्जिस्ट कर रहा था। और यहाँ पर बहुत पुरानी सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। लगभग 3000 BC से लेकर के हम देख सकते हैं कि उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो कि एक रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग एक सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है उसके फीचर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इंडिया का इतिहास तो बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाइड था, बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स इंडिया ने काफी कुछ स्ट्रगल किया, सफर किया, और उसके बाद बेटा हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया इन ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है, इन ऑल द मल्टी फैसिटेटेड। अगर मैं आपसे बात करूं तो वी हैव अचीव्ड प्रोग्रेस इन द सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो हमारी एग्रीकल्चर कितनी ज्यादा डेवलप हो गई। पहले हमारे पास देखो फूड तक नहीं था जब ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिया को छोड़ा था, ठीक है। तो वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। देन इंडस्ट्री की बात कर ली जाए तो हमारे यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, तो हमने वहां पर भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया। देन अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो देखो हमारे यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यूपीआई पेमेंट है, जो कि सबसे बड़ा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है फॉर द पेमेंट एक्टिविटीज, जो कि हम बाहर के देशों में उस चीज को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं उस चीज के बारे में, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया ने बेटा बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है इन ऑल द एस्पेक्ट्स, एंड रियली प्राउड टू बी एन इंडियन, बिकॉज अगर मैं जियोग्राफिकली बात करूं तो काफी ज्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, काफी ज्यादा सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, जियोग्राफिकल हो गया। तो यार वी आर रियली वेरी ब्लेस्ड पीपल, ठीक है, बिकॉज हमारा जन्म इंडिया में हुआ है और सच में बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है। आप जब इसके बारे में समझोगे तो आपको और भी सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया के बारे में तो इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हमने सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो हम बाकी कंट्रीज के साथ भी काफी ज्यादा रिलेशंस में रहे, उनके साथ ट्रेड किया, उनको बहुत सारी चीजें सिखाई और उनसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेटा एक बहुत ही ग्लोरीफाइड इंडिया की हिस्ट्री हमें देखने को
मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं देन इंडिया के साइज के बारे में बेटा, तो अगर मैं इंडिया की साइज की बात करूं आपसे, तो इसको समझने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया बेटा कहां पर लोकेटेड है, कोई मुझे बता सकता है क्या? वेयर इज इंडिया लोकेटेड? तो अगर मैं अर्थ की बात करूं, ये सपोज दैट दिस इज अर्थ, ठीक है, एंड इस अर्थ को मैं अगर दो भाग में डिवाइड करता हूं, दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? वन पार्ट विल बी नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अनदर पार्ट विल बी नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। देन अगर मैं इसकी बात करूं अर्थ को डिवाइड करने के बाद, तो इंडिया किधर लाई करता है? इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया किधर लाई करता है बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है, तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स? कोई बता सकता है क्या कमेंट सेक्शन में? व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या बताते हैं? ठीक है, उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, देखो यार, हमने ज्योग्राफी में फॉर आवर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, वी हैव ड्रॉन सम इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, जिसकी मदद से हम अर्थ के पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ वर्टिकल्स इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इस वर्टिकल एक्सटेंट की अगर मैं बात करूं तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा ऑरेंज। ठीक है, अगर आप ऑरेंज को देखते हो तो हमें यहां पर बहुत सारी वर्टिकल्स लाइंस देखने को मिलती है। ठीक है, वी कैन सी डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल लाइंस हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो आई थिंक कि इसी तरीके से हमने अर्थ को डिफरेंट वर्टिकल लाइंस में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, क्या पर्पस था डिवाइड करने का? बेटा इससे ये समझ में आता है हमें कि जो इंडिया का जो टाइम है, ठीक है, तो इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का टाइम डोनेट करने के लिए, समय बताने के लिए हमने यहां पर लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया है। तो लॉन्गिट्यूड इज बेसिकली वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ आर लाइंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स नोन एज मेरिडियन। वन ऑफ द सिंपल वे टू विजुलाइज। ठीक है, हम इसको सिंपल इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये लॉन्गिट्यूड कहां से निकलती है, कितने डिग्री होती है, इसको हम एक बार समझते हैं बेटा। ठीक है, देखो अगर इंडिया की अगर मैं इसके वर्ल्ड के लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो यहाँ पे ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में। ठीक है, यहां पर हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, जो कि हमें बताता है कि इसका ईस्ट साइड हो गया। ठीक है, ये इसका वेस्ट साइड हो गया। ठीक है, अब सिंपल से बात समझो इस चीज को कि जो मेन लॉन्गिट्यूड्स है वो कहां से ऑरिजिनेट होता है बेटा? 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री हमने फॉर दिस, ये सारी बातें इमेजिनरी है बेटा, है ना, ये दिस इज जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पस। ठीक है, किसी से भी अगर कंपेयर करना है कि तुम किधर रहते हो, ठीक है, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको बताने के लिए आप क्या बताओगे कि मैं मेरिडियन के लेफ्ट में रहता हूं या राइट में रहता हूं, ईस्ट में रहता हूं, वेस्ट में रहता हूं। इस कारण से हमने फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक 0 डिग्री यहां पर मेरिडियन ले लिया, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। इस कारण से ग्रीनविच इंग्लैंड को एज अ पॉइंट ऑफ, है ना, एक रेफरेंस माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ग्रीनविच इंग्लैंड में बात की जाए तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट मेरिडियंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो टोटल कितने मेरिडियंस होते हैं बेटा? दे आर टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं। कितने होते हैं बेटा? टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहां पर इट हैज पासेस थ्रू द ग्रीनविच इंग्लैंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपसे कहा कि हमने यहां पे डिवाइड किया अर्थ को दो हिस्से में, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर। अगर दूसरा मैं बात करूं, अर्थ को हम डिवाइड करते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर। तो वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर को हम किससे कंपैरिजन करते हैं बेटा? हम करते हैं किसके बीच से बेटा? दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन पास होता है फ्रॉम द ग्रीनविच इंग्लैंड्स। ठीक है, ग्रीनविच इंग्लैंड से मेरिडियन पास होता है और इसको हम डिवाइड करते हैं अर्थ को दो पार्ट्स में। ठीक है, दो पार्ट हो गया, एक हो गया वेस्ट हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया बेटा ईस्ट हेमिस्फीयर। एक हो गया वेस्ट हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया ईस्ट हेमिस्फीयर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो लॉन्गिट्यूड्स बेटा इस चीज को समझना, लॉन्गिट्यूड इज बेसिकली अ इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये क्या होती है? दीज आर द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। क्या होती है? इमेजिनरी
वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि डिवाइड अर्थ इनटू डिवाइड अर्थ इनटू ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर, डिवाइड अर्थ इनटू ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि यार ये कंट्री किधर हेमिस्फीयर में डिवाइड, किस हेमिस्फीयर में है, उससे हम आसानी से डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर पता करना है कि यूएसए किधर है, तो मैं क्या बताऊंगा, कुछ तो मुझे बताने के लिए बताना पड़ेगा ना। तो आई विल से कि यूएसए इज इन ईस्ट हेमिस्फीयर। अगर मुझे इंडिया के बारे में बताना है तो इंडिया किधर लाई करेगा बेटा, इंडिया लाइज इन द यूएसए लाइज इन द वेस्ट हेमिस्फीयर एंड इंडिया लाइज इन द ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो लॉन्गिट्यूड बेसिकली एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि डिवाइड करती हैं अर्थ को इनटू ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। सो फॉर द पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम इसकी लोकेशंस को जानने के लिए अर्थ को इमेजिनरी लाइंस में ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी है अगर मैं बात करूं, देयर आर टोटल 360 डिग्री होती है, ठीक है, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, टोटल होती है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। मैं इंडिया के बारे में एक चीज और आपसे डिस्कस करूंगा अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन नाउ सी हियर, यहां पर आप देख सकते हो कि हमने अर्थ को डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया है। देन इसके बाद में बात करूं, सेकेंड टर्म इज दैट इज लैटिट्यूड्स। क्या बेटा, लैटिट्यूड, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, नाउ सी हियर, लैटिट्यूड इज बेसिकली अ इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, लेटी हुई मतलब कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो लैटिट्यूड इज बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा, इधर देखिए, देन दिस इज कॉल्ड एज अ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड इज बेसिकली imaginary, this is a imaginary ठीक है, horizontal line and it is used to measure the distance, ठीक है, and used to measure the distance, ठीक है। यहां पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टोटल लैटिट्यूड्स की मैं बात करूं, देयर आर टोटल देयर आर 90 लैटिट्यूड्स, 90 ऊपर 90 नीचे, तो कितना हो गया बेटा, टोटल देयर इज 180 लैटिट्यूड्स। कितने बेटा, 180 यहां पर हमें लैटिट्यूड देखने को मिलती है। समझ में आया सभी को। सो बेसिकली हम अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है बेटा दैट इज इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूड्स एंड इन टर्म्स ऑफ अ लैटिट्यूड्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे एक पोल हो गया, इस पोल से हम इस पोल की ओर मेजर करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सीधी नहीं होती, इस चीज को याद रखना, ठीक है। दिस इज नॉट स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट नहीं होती, बिकॉज अर्थ इज कर्व्ड फ्रॉम द मिडिल पार्ट, ठीक है। जो अर्थ है बेटा कर्व्ड होता है, इस कारण से दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दे आर नॉट एट द इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती है दे आर नॉट इक्वी डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस बट लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। तो इस चीज को सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो लैटिट्यूड्स हैं दे आर नॉट इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, not equidistance, they are not equidistance, ठीक है। ये equidistance नहीं होती। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या इक्विडिस्टेंस होते हैं, नो, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट इक्विडिस्टेंस, ये इक्विडिस्टेंस नहीं होते। प्लस दे आर यूज्ड टू मेजर द टाइम जोन्स, ठीक है। तो अर्थ को डिफरेंट टाइम जोन्स को डिवाइड करने में हम लॉन्गिट्यूड्स की मदद लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझना होगा कि लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल हम करते हैं अर्थ के डिफरेंट टाइम जोन्स को डिवाइड करने में, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है, डिफरेंट
टाइम जोन्स, ठीक है। डिफरेंट टाइम जोन्स को हम डिवाइड करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं लैटिट्यूड्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो लैटिट्यूड्स इज बेसिकली बेटा दिस इज अ पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स होती है वो पैरेलल होती है इक्वेटर के, ठीक है। टोटल कितनी लैटिट्यूड्स हैं बेटा? टोटल 90 ऊपर हैं, 90 नीचे हैं, 90 ऊपर 90 नीचे हमें देखने को मिलता है डिफरेंट लैटिट्यूड्स, ठीक है। सो दे आर पैरेलल, ठीक है, एंड दे आर इक्विडिस्टेंस, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, ठीक है। दे आर पैरेलल, इसको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस होते हैं, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। सो बेसिकली हम अर्थ को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट जोन्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड एज वेल एज हम यहाँ पर अर्थ को डिफरेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली आपको डिस्टेंस टाइम जोन बताने के लिए यूज किया जाता है, एंड लैटिट्यूड्स बेसिकली यहाँ पर आपको डिस्टेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। जब भी आप किसी से लोकेशंस मांगते हो, भाई आप लोकेशंस बता दो, तो ये लोकेशंस कैसे पता चलता है? जैसे कि आपने लोकेशंस भेजा किसी को, बेसिकली बेटा ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को मिलाकर के लोकेशंस यहाँ पर पता किया जाता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं यहाँ पर हूँ इंडिया में, इंडिया की इस पोजीशन पे मैं स्थित हूँ, ठीक है, PW स्टूडियो पे हूँ, ठीक है, इंदौर पे, तो इंदौर का लोकेशन कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले वो लॉन्गिट्यूड मेजर करेंगे, फिर लैटिट्यूड मेजर करेंगे, और यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट पे लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल कि जो हम आपको जो आप GPS सिस्टम यूज करते हो, जो आप किसी को अपनी लोकेशंस भेजने का इस्तेमाल करते हो, बेटा ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के कॉम्बिनेशन से ही निकाली जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, और इस तरीके से हम इंडिया के या फिर किसी भी कंट्री के एक्सटेंड को, लोकेशंस को हम इस तरीके से डोनेट करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहां पर पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमने डिस्कस किया यहां पर लैटिट्यूड क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल मैपिंग लाइंस होती है ऑन अर्थ are the lines of latitude, they are known as the parallels of the latitudes, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? It is known as the parallels of the latitudes, ठीक है। They are the parallels of the latitudes, इसको याद रखिएगा, ठीक है। This is the parallels of latitude because they run parallel to the equator, ठीक है। अब इक्वेटर क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम एक बार समझ लेते हैं। देखो यार, हम अर्थ को ना डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो क्या क्या लैटिट्यूड्स है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हो, अगर लैटिट्यूड्स की मैं बात करूं तो ये वाला जो लैटिट्यूड होगा, कौन सा लैटिट्यूड्स की मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस लैटिट्यूड, दिस इज कॉल्ड एज अ इक्वेटर। इसके 23.5 डिग्री में जाऊंगा, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, ठीक है। नाउ सी हियर, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ इक्वेटर, एंड दिस पार्ट इज अ आर्कटिक सर्कल, एंड दिस पार्ट इज अ एंटार्क्टिक सर्कल, एंड दिस इज अ पोलार रीजन, ठीक है। तो अर्थ को हम डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि हमने अर्थ को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया, एक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। सो अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात, लैटिट्यूड्स की बात करूं तो ये इक्वेटर्स के पैरेलल रन करते हैं। सो दिस इज इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेटर्स क्या होता है 0 डिग्री, वो आप क्लाइमेट में यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। क्लाइमेट वाला वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया था, आप उसमें देख लेना ये किस तरीके से इक्वेटर्स को हम डिवाइड करते हैं, अलग अलग मतलब अर्थ को डिवाइड करते हैं इन अलग अलग टाइम जोन्स, टेम्परेचर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देन यू कैन सी इक्वेटर हो गया, देन दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। ये दो मेजर आपको यहाँ पे डिविजन्स देखने को मिलेंगी, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड सेकंड वन इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नो दिस इज नॉट दैट, लेट मी जस्ट राइट, सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है।
तो हम यहाँ पे अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि दिस इज पैरेलल टू द लैटिट्यूड एंड रन्स पैरेलल टू द इक्वेटर। ये इक्वेटर के आप पैरेलल देख सकते हो, तो यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। सो दिस इज नॉर्थ पोल हो गया एंड दिस इज साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल आप देख सकते हो यहाँ से, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज अ लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये लेटी हुई लाइंस क्या है बेटा, ये लैटिट्यूड लाइंस हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो सन रेज है बेटा, इस रीजन में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है जो कि इक्वेटर के पास में, जो रीजन इक्वेटर के सबसे ज्यादा पास में है, हमें वहां पर सबसे ज्यादा सन की रेजेस देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है बिटवीन द इक्वेटर्स एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फ्रॉम इक्वेटर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये वाला जो रीजन है, कौन सा रीजन बेटा, ये वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूं। सो दिस रीजन हैव मोर नंबर ऑफ सनलाइट। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें सनलाइट देखने को मिलता है, क्योंकि सन का जो रेजेस है हमें सबसे ज्यादा इन 2 पॉइंट्स में देखने को मिलता है। तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिकल रीजन। दिस रीजन इज नोन एज अ ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज जो सन की हमें सबसे ज्यादा रेज है वो हमें इस जोन में ही देखने को मिलती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप लैटिट्यूड से ऊपर जाते जाओगे तो जो सन की रेज है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एज यू गो अबव द पोल, अबव द इक्वेटर, देन देयर इज अ डिक्रीज इन द इंसोलेशन और दी सनलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सन की रेजेस है बेटा हमें ज्यादातर यहां पर देखने को मिलती हैं। देन एज यू गो अबव, तो यहाँ पे धीरे धीरे सन की रेस कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया ना, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो बेटा किस तरीके से है, इट इज टिल्टेड। कितना है बेटा, टिल्टेड है 123 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। 23 डिग्री एंड हाफ बेटा यहाँ पे 66 एंड हाफ डिग्री यहाँ पे बेटा टिल्टेड है। सो यू कैन सी कि बिकॉज ऑफ दिस द डिस्टेंस इज हाई, डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे, देयर इज मोर डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सो इस पार्ट में हमें कम इंसोलेशन देखने को मिलता है एंड इस पार्ट में हमें ज्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो इक्वेटर के सबसे पास होगा वहां पर सन की लाइट ज्यादा पड़ेगी, इट मींस दैट कि वहां पर हमें सबसे पहले सनलाइट देखने को मिलेगी। और जो हमारी एक और कॉन्सेप्ट देखिए कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ का रोटेशन का क्या होता है बेटा, फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन से अर्थ रोटेट करती है ईस्ट डायरेक्शन की ओर। तो जो ईस्ट वाला हिस्सा होगा यहां पर हमें सबसे पहले सनलाइट देखने को मिलेगी, वेस्ट डायरेक्शन में हमें सबसे बाद में लाइट मतलब कि जो सनलाइट है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। ये समझ रहे हो आप लोग कि बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, मतलब कि ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो सबसे पहले सन को एक्सपोज करेगा, ठीक है, जिससे कि सबसे ज्यादा सन की लाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर बाद में हमें वेस्ट पार्ट में हमें सन की लाइट देखने को मिलेगी। सो इट मींस दैट कि जो सन की रेजेस हैं ईस्टर्न पार्ट्स में हमें सबसे ज्यादा पहले मिलती हैं, देन वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है। दूसरी चीज मैंने आपसे डिस्कस की कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल वाले रीजन होंगे यहाँ पर हमें कम इंसोलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इट मींस दैट कि दिस पार्ट हैज अ लेस इंसोलेशन, मतलब कि यहाँ पे सबसे लेट या फिर सबसे कम समय के लिए हमें सनलाइट देखने को मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा क्योंकि हमें से इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। किसी को डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है, सारी चीजें आसान भाषा में समझ में आ रही है। तो मैंने आपसे 2 चीजें डिस्कस की, एक मैंने डिस्कस की लैटिट्यूड्स और दूसरा मैंने डिस्कस किया लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, मैंने डिस्कस किया। देन आई डिस्कस की किस तरीके से जो सन की रेजेस है वो लैटिट्यूड्स पे अफेक्ट करती है। तो जो अर्थ के इक्वेटर के पास में होंगे वहां पर ज्यादा इंसोलेशन होगा, ज्यादा सनलाइट होगी, जो इक्वेटर से दूर होंगे वहां पर कम सनलाइट होगी, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखने को मिलता है। चलिए अब हम इंडिया के लोकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस स्लाइड में कि अगर मैं इंडिया की लोकेशन की मैं बात करूं तो इंडिया किधर लाई करता है बेटा, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया किधर लाई कर रहा है बेटा, आप देख सकते हो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। पूरी तरीके से इंटायरली लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अगर मैं इसके लैटिट्यूड्स की बात करूं, ठीक है, तो सी यू कैन सी द लैटिट्यूड एक्सटेंड इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। हम इसको मैप में एक बार देख लेते हैं बना करके। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे कि जो अर्थ है मतलब जो इंडिया है ये डिफरेंट लैटिट्यूड्स में डिवाइड है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड बिटवीन अ डिफरेंट लैटिट्यूड्स। अगर मैं इंडिया के लैटिट्यूड एक्सटेंस की बात करूं
ठीक है, दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल मैप, ठीक है, इसको आप समझने के लिए बना रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो इधर देखिए, तो अगर मैं बात करूं ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले लैटिट्यूड मैंने आपको क्या बताया लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको क्या बताया, लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली ये होता है दी आर द वर्टिकल लाइंस, क्या होता है बेटा, ये वर्टिकल होते हैं। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस की बात करूं इंडिया की, तो आप देख सकते हो, नाउ सी हियर, longitudinal extent is 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east, and latitudinal extent is 84 degree 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north। बेटा इनको वर्ड्स को अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपसे कई बार एमसीक्यू में ये सारी चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। तो कितना है बेटा, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इज लैटिट्यूड्स। अगर मैं इंडिया के इस एक्सटेंट से इस एक्सटेंट की बात करूं, इस एक्सटेंट से इस एक्सटेंट की बात करूं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सो इट स्टार्ट्स विद द 8 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री हाउ मच, देयर इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। सो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको पढ़ने का तरीका भी बेटा होता है, पढ़ने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि आपको कई बार बताते नहीं है टीचर्स कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। सेकंड में हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्थ में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो इस चीज को याद रखना है कि इंडिया एक नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इस कारण से हम इसको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में बात करते हैं। देन इसका अगर मैं एक्सटेंड बात करूं, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कितना बेटा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। अगर मैं इसके वेस्ट है ना, ईस्ट की एक्सटेंड की बात करूं, तो वेस्ट एक्सटेंड कितना है, सो दिस इज लॉन्गिट्यूड। बेटा ये क्या है बेटा, दिस इज लैटिट्यूड्स, ये बेटा क्या है, लैटिट्यूड्स है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, वेस्ट और ईस्ट। बताइए, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया किधर लाई कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। सो यू कैन सी हियर द एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज दैट इज कॉल्ड एज 68 मिनट 68 कितना बेटा, दिस इज 68 मिनट 7, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है, एंड 97 डिग्री कितना है बेटा, यहां पे देखो अच्छे से, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि दिस इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट, ठीक है, दिस इज वेस्ट एंड ईस्ट एक्सटेंट, एंड दिस इज नॉर्थ and south extent, ठीक है, of India. This is north and south extent of India. So this is the longitude and latitudinal extent of India, ठीक है। इनको याद रखना, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है, एंड इसका कोई उपाय नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। कि देखो दो चीज याद रख लेना, कि दिस इज सपोज इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो इक्वेटर बढ़ेगा, ठीक है, डिग्री बढ़ेगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आ गया सबसे पहले यहाँ पर, फिर आप ऊपर जाते जाओगे फिर आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आपको देखने को मिलेगा ऊपर। फिर उसी प्रकार से इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, मैं जो कह रहा हूं आपको, कि इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस कारण से हमने यहाँ पर क्या रखा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है। कई बार आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको डिफरेंट, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है। आई होप दिस इज क्लियर, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। नाउ सी हियर, अब ये जो हमारी इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के अगर आप ऊपर जाते हो, देयर इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि कहां पर लाई करती है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। कहां पे लाई कर रही है, 23 डिग्री दैट इज एंड 30 मिनट नॉर्थ। इस चीज को याद रखना, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करती है, जो कि इंडिया को डिवाइड करती है बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ये इंडिया को डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सी हियर, तो इंडिया के यहां से बेटा यहां से जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहां पर सॉरी
यहीं से जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को मतलब इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, कौन कौन से स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे कि नेम द स्टेट फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो ये आपको याद रखना है, देयर आर टोटल 8 स्टेट्स। टोटल कितने स्टेट्स हैं बेटा? 8 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला क्या है बेटा? गुजरात। सबसे पहला क्या है? गुजरात हो गया, ठीक है। यू कैन सी हियर, अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मैं बात करूं, सो दिस इज ट्रॉपिक हैव हाउ मेनी स्टेट्स? देयर आर टोटल 8 स्टेट्स। कितने स्टेट्स है बेटा? 8 स्टेट्स। 8 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहला क्या बेटा? दिस इज फर्स्ट वन इज, यू कैन सी हियर, दैट इज गुजरात, ठीक है। आई थिंक ये नीचे होगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, ठीक है। चलिए बाद में इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे गुजरात, ठीक है। दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। तीसरा हो गया दैट इज देख सकते हो आपकी, देखो इधर, थर्ड वन इज राजस्थान, ठीक है। दिस इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड देन झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, देन फिफ्थ वन इज झारखंड हो गया, ठीक है। सिक्स्थ वन इज वेस्ट बंगाल एंड द सेवेंथ वन इज मिजोरम एंड लास्ट वन इज त्रिपुरा। त्रिपुरा एंड मिजोरम, ऐसा लिखो एक सीक्वेंस में, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड द लास्ट वन इज मिजोरम, ठीक है। तो टोटल कितने स्टेट्स है? टोटल बेटा 8 स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में हमें सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, बिकॉज ये वाला जो रीजन है वो सन के ज्यादा पास में है, मतलब कि ज्यादा यहाँ पर हमें सनलाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कौन कौन से स्टेट है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। तो ऑल दीज स्टेट्स कम अंडर द पार्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया के साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज। इसको समझाने के पहले मैं आपसे थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूं। तो एक बार डायरेक्शन के बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं आपसे, तो देखिए क्या डायरेक्शंस होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। देन कम टू द डिफरेंट एंगल्स। सो दिस विल बी कॉल्ड एज, सॉरी, this will be called as, this is called as a नॉर्थ वेस्ट। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। हम क्या कहेंगे इसको? साउथ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। देन कम टू दिस पॉइंट, नाउ सी हियर, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज साउथ वेस्ट। इसको हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट कहेंगे। एंड इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम बेटा? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। सो इस डायरेक्शन को आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ईस्ट वेस्ट क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पर, तो देखिए इस चीज को कि towards the southeast of the mainland lies the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal। तो इंडिया के साउथ ईस्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? देयर इज अ बे ऑफ बंगाल। क्या बेटा? देयर इज अ बे ऑफ बंगाल एंड इन बे ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलता है आइलैंड्स। सो दिस आइलैंड इज नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसको हम क्या कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। वहीं पर हमें दूसरे साइड साउथ वेस्ट में, दिस इज साउथ वेस्ट, सॉरी, this is southwest and this is southeast।
तो साउथ ईस्ट में हमें बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलता है। वहीं पर हमें यहाँ पर साउथ वेस्ट में अरेबियन सी देखने को मिलता है। क्या मिलता है बेटा? अरेबियन सी देखने को मिलता है, एज वेल एज हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलता है। तो वी हैव टू डिफरेंट आइलैंड्स, वन इज लक्षद्वीप एंड अनदर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल और वहीं पर लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी। ठीक है, तो इंडिया के हमें नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में दो डिफरेंट आइलैंड्स ग्रुप देखने को मिलते हैं। वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप्स एंड अनदर इज लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं इंडिया के सबसे सदर्न पॉइंट्स की बात करूं तो बेटा सबसे सदर्न पॉइंट्स हमें किधर देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के इंदिरा पॉइंट्स में। कहां पर बेटा? इंदिरा पॉइंट्स में देखने को मिलता है। दिस इज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट, क्या बेटा? दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द आइलैंड्स। ठीक है, बट 2004 की सुनामी में ये वाला जो रीजन है बेटा, ये क्या हो गया बेटा? सबमर्ज हो गया, है ना। ठीक है, सुनामी में ये रीजन सबमर्ज हमें देखने को मिलता है। सो इट इज लोकेटेड हियर। ठीक है, सो दिस इज अंडमान में हमें यहां पर इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रही बातें? चलिए, अगर मैं इंडिया के नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो आप देख सकते हो, अगर मैं इंडिया के साइज की बात करूं, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बात कर ली लोकेशंस की। ठीक है, इंडिया के लैटिट्यूडनल लोकेशंस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशंस क्या है। ठीक है, नाउ इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न, सदर्न पार्ट और नदर्न पार्ट। ठीक है, तो नदर्न पार्ट्स में हमें, सदर्न पार्ट्स में हमें ज़्यादा यहाँ पर सन की रेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, जो कि हमें बे ऑफ बंगाल वाले रीजन्स में देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल सी में देखने को मिलता है। और दूसरा है बेटा दैट इज अंडमान, दैट इज लक्षद्वीप, जो कि कहाँ मिलता है बेटा? अरेबियन सी में देखने को मिलता है। तो हमने इंडिया के इतने एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम इंडिया के साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं इंडिया के साइज की बात करूं, यहां पर आपसे इंडिया के साइज की बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इंडिया का कितना एरिया है। इंडिया के एरिया की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो इंडिया का एरिया है बेटा, यू कैन सी हियर, दिस इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज अ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे जियोग्राफिकल एरिया का जो वर्ल्ड है, पूरे जियोग्राफिकल एरिया का जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का पूरा जियोग्राफिकल एरिया है, उसका मात्र कितने परसेंट है? दिस इज ओनली 2.4%। कितने परसेंट है बेटा? मात्र 2.4%, मतलब 2.4% हमें पूरे जियोग्राफिकल एरिया का, इंडिया का जो पार्ट है वो कितना है? 2.4%। ठीक है, सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, 7 लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। कैसा बेटा? इट इज अ 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं एशिया में बात करूं, 11 लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं एशिया में बात करूं, एशिया कॉन्टिनेंट में बात करूं, ठीक है, अगर मैं एशिया कॉन्टिनेंट में बात करूं, एशिया कॉन्टिनेंट में बात करूं, एशिया कॉन्टिनेंट में बात करूं तो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इट इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री, इट इज द 3rd लार्जेस्ट। ठीक है, तो एशिया में 3rd लार्जेस्ट है और पूरे दुनिया में इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर मैं इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करूं, इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर की है? दिस इज 15,200 किलोमीटर। कितना बेटा? दिस इज 15,200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जितनी भी यहाँ पर हमें, यहाँ पर मेन लैंड इंडिया है, वहाँ पर अगर मैं इसके बाउंड्रीज की बात करूँ, टोटल बाउंड्री कितना है बेटा? 15,200 किलोमीटर्स देखने को मिलता है। और अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूँ, अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूँ इंडिया के, सो दिस कोस्ट लाइन की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ मैं आपसे, तो ये कितने किलोमीटर है बेटा? ये जो आप देख सकते हो, ठीक है, कितने किलोमीटर है? दिस पार्ट
is 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना कि अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स को इंक्लूड करके हमें कितने किलोमीटर्स देखने को मिलता है? 7,516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है आपको। अगर मैं लेंथ की बात करूं, अगर मैं इसके बाउंड्री की बात करूं, तो लैंड बाउंड्री कितना है बेटा? द लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इसके कोस्ट लाइन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके कोस्ट लाइन की बात करूं तो कोस्ट लाइन कितना है? कोस्ट लाइन इज बेटा 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इस चीज को, एंड लक्षद्वीप ऑल्सो। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आइलैंड्स ग्रुप्स को इंक्लूड करके हमारी इतनी डिस्टेंस है, लेंथ है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन है इन टर्म्स ऑफ एरिया? फर्स्ट वन इज रशिया। तो रशिया इज मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर लैंड एरिया है, विच इज अराउंड 17.09 एरिया स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। देन 9.98 है बेटा कनाडा का। ठीक है, देन यूएसए का 9.83 है। देन चाइना का 9.60 है। ठीक है, ब्राजील का 8.51 है। ऑस्ट्रेलिया का 7.69 है। देन कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज ओनली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड मास। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में फर्स्ट है बेटा रशिया, देन सेकंड है चाइना, एंड देन थर्ड है कौन? इंडिया है। ठीक है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन एशिया। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं लैंड बाउंड्री इंडिया के बारे में, कि अगर मैं इंडिया के नॉर्थ में बात करूं तो हमें इंडिया के नॉर्थ में क्या देखने को मिलता है बेटा? यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वी हैव नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे मैंने आपके मैप में बनाया भी था। ठीक है, यू कैन सी हियर। सो दीज आर द हिमालयाज। ये क्या है बेटा? दीज आर द हिमालयाज। ये जो आपको एक्सटेंड देखने को मिल रहा है, दिस आर द हिमालयाज एक्सटेंड्स। ठीक है, ये हिमालय का एक्सटेंड है। तो हमें कहाँ कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गया। हमें पूरी जगह यहाँ पर हिमालयाज देखने को मिलते हैं इन अ नदर्न एक्सटेंट। ठीक है, चलिए फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अबाउट, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूं तो जैसे ये जो आप कोन देख रहे हो ना आइसक्रीम की कोन की तरह, तो जैसे ही 22 डिग्री एंड हाफ से स्टार्ट होता है, 22 डिग्री एंड हाफ के बाद हमें यहाँ पर आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो इट बिगिंस टू टैपर। ठीक है, ये टैपर होने लग जाता है ना, अपना यहाँ पे नैरो होने लग जाता है एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। और इसकी सबसे ज्यादा बाउंड्रीज जो पेनिनसुलर इंडिया की बात कर लूँ मैं, यहाँ पे जो आफ्टर 22 डिग्री एंड हाफ की बात कर लूँ, उसके बाद का जो लैंड मास है बेटा, ये कहाँ पर लाई करता है? इट लाइज इन द इंडियन ओशियन। कहाँ पर लाई कर रहा है बेटा? दिस लाइज इन इंडियन ओशियन। ठीक है, दिस लाइज इन इंडियन ओशियन। तो हमारे इंडिया के चरणों में कौन है? इंडियन ओशियन है। कौन है बेटा? इंडियन ओशियन है। तो इंडिया के चरणों में आपको कौन देखने को मिलेगा? इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इंडिया इज डिवाइडेड बाय टू सीज, दैट इज अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड वे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो हमें वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा? अरेबियन सी, एंड हमें ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा? बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। तो साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ, ठीक है, तो 22 डिग्री ऑफ नॉर्थ के बाद हमें यहाँ पर साउथ में क्या देखने को मिलेगा? इंडिया का जो लैंड मास है वो टैपर होने लग जाता है, और ये जो कि टैपर होते होते सबसे ज्यादा लैंड मास कहाँ पर लाई करता है? इंडियन ओशियन में। ठीक है, एंड इसके वेस्ट में हमें अरेबियन सी और इसके ईस्ट में हमें वे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, जो कि इंडियन ओशियन को डिवाइड करता है। ठीक है, दो ओशियंस में, दो सीज में, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलता है, एंड अरेबियन सी में हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द क्वेश्चन इज
India has total land boundary of about, option A is 1500 kilometer, option B 1500 200 kilometer, 15,000 kilometer, option B is 15,200 kilometer, and option C is 15,400 kilometer, and option D is 16,000 kilometer. तो what is the right answer? The right answer is, बताइए क्या है right answer? Option B is the right answer. 15,200 किलोमीटर इज द आंसर, जो कि टोटल इंडिया के लैंड बाउंड्री को बनाता है. ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, नाउ सी हियर, अभी हमने डिस्कस किया यहां पर आपसे कि नाउ अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इंडिया का जो लैंड मास है उसके एक्सटेंट की मैं अगर बात करूं तो वी हैव अ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. ठीक है, अब देखो भाई साहब, यहां पे समझो इस चीज को. देखिए, मैं यहां पे बना देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. देखो, सी हियर, ये इंडिया का लैंड मास है. ठीक है, सपोज दिस इज इंडियाज लैंड मास. ठीक है, दिस इज अ लैंड मास ऑफ इंडिया एंड दिस लैंड मास के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो, अगर मैं ये वाला एक्सटेंड और ये वाला एक्सटेंड ले लूं और ये वाला एक्सटेंड और ये वाला एक्सटेंड ले लूं, इन तीनों के बीच, इनके बीच में हमें कितने डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है? वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री डिफरेंस. ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड माइनस करो 8 डिग्री एंड यहाँ पे कितना था 37 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे कितना था 62 एंड 97. ठीक है, तो अगर आप इनको माइनस करते हो तो कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा बेटा? 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा. ठीक है, पहली चीज. अब जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको क्या बताता है? जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको क्या बताता है बेटा? यहां पर ये बताता है टाइम. क्या बताता है? टाइम बताता है. अब यहां पे अगर मैं इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो कितने डिग्री का डिफरेंस है? टोटल डिफरेंस कितना है? टोटल डिफरेंस इज कितने डिग्री का है बेटा? दिस इज अराउंड 30 डिग्री. कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, 1 डिग्री में देयर इज अ 4 मिनट का डिफरेंस होता है. कितने मिनट का डिफरेंस होता है? हर एक डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो 15 डिग्री में कितना होगा? 15 डिग्री में कितना होगा? 15 इंटू 4 दैट इज 1 आवर, दैट इज 60 मिनट. कितना डिफरेंस होगा बेटा? 60 मिनट का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा 1 आवर का. वहीं पर अगर 15 प्लस 15 का होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का कितने घंटे का डिफरेंस हो जाएगा? बेसिकली हमें यहाँ पर 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो इस लैटिट्यूड के बीच में हमें 20 मतलब 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिल रहा है. मतलब कि समझो इस चीज को. देखो, मैं आपको कह रहा हूं, मान लीजिए इंदौर और भोपाल. ठीक है, तो मान लीजिए इंदौर और भोपाल के बीच में हमें 2 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है. कितने डिग्री का? 2 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है. तो इंदौर और भोपाल के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 2 डिग्री का डिफरेंस है. इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, इधर देखो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे. मैं कह रहा हूं आपसे कि इंदौर और भोपाल के बीच में 2 डिग्री का डिफरेंस है. दिस इज इंदौर, दिस इज भोपाल. ठीक है, इंदौर और भोपाल के बीच में आई सेड देयर इज 2 डिग्री का डिफरेंस, 2 डिग्री का डिफरेंस है. मैंने आपसे कहा कि 1 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का. तो 2 डिग्री में कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 दैट इज 8 मिनट का हो जाएगा. इंटू 2 कर दो, दैट इज 8 मिनट का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है. तो अगर इंदौर में 2 बज रहे हैं, ठीक है, 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो भोपाल में कितना बजेगा? भोपाल में बजेगा बेटा, दिस इज दैट इज 2:08. कितना बजाएगा? 2:08 हो जाएगा. ठीक है, 2:08 हो जाएगा.
ठीक है, 2:08 हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये चीज, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इंदौर में 2 बज रहे हैं, किसी ने फोन लगाया, बोला, मतलब मान लीजिए किसी ने इंदौर पे काम चल रहा है किसी कंपनी का और भोपाल पे काम चल रहा है, और उस कंपनी ने बोला कि 2 बजे मीटिंग होगी। इंदौर वाला तो ज्वाइन कर लिया 2 बजे, लेकिन भोपाल वाले में तो 2 तो बजे ही नहीं ना अभी, उसके यहाँ कितने बज रहे हैं, 2 बज के, अभी तो वहां पे 2:08 बजना है वहां पे। जब तक वहां पे 2:08 हो जाएंगे तब जाकर के वहां पे 2 बजेगा भोपाल पे। तो कितना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस होगा टाइम लैग का, जिसके कारण से कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, कितना कंफ्यूजन होगा, कोई भी काम सही समय पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के इस एक्सटेंट से लेकर के इस एक्सटेंट के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया बेटा, इंडिया का एक स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन ले लिया। क्या ले लिया है, स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन ले लिया है, जो कि कितना है बेटा, जो कि है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। कितना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट ले लिया है हमने, बिकॉज देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। कितने घंटे का डिफरेंस है बेटा, 2 घंटे का डिफरेंस है बिटवीन द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। हेंस दैट इज वाई टाइम along the standard meridian of India is 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट passes through the मिर्जापुर। तो कहां से पास करता है बेटा, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास करता है, ठीक है। एंड किस किस स्टेट से पास करता है बेटा, तो यहां पर कौन कौन से स्टेट से, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूपी, सेकेंड वन इज दैट इज उड़ीसा, एंड थर्ड वन इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हमें यहां से इन स्टेट से हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो व्हाई वी हैव सेलेक्टेड अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, बिकॉज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन फॉर द टाइम। इस कारण से हमने एक ऐसा डिस्टेंस लिया है जो कि दोनों पे बराबर पड़े, ठीक है, नॉर्थ पे भी, साउथ पे भी, ईस्ट पे भी, वेस्ट पे भी। इस कारण से हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइन ले लिया ताकि सारे कंट्रीज में एक जैसा टाइम जोन हो सके। अदरवाइज क्या होगा, सनराइज सबसे पहले हो जाएगा कहां पर, ईस्ट पार्ट पे, है ना, ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहां पर सबसे पहले सनराइज होता है, फिर बाद में सनराइज होगा किधर, वेस्ट पार्ट पे। तो आप कितना ज्यादा 2 घंटे का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहां पर स्टैंडर्ड मेरिडियंस को सेलेक्ट कर लिया। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहां पे स्टैंडर्ड मेरिडियन है बेटा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो यहां पे आप पढ़ सकते हो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, दैट इज इट इज 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर्ड है बट आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, ठीक है। चलो एक चीज और समझने यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं दे आर नॉट इक्विडिस्टेंस, लॉन्गिट्यूड इज नॉट इक्विडिस्टेंस एंड लैटिट्यूड्स आर द इक्विडिस्टेंस। तो यहां से यहां का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये बेटा इसका एक्सटेंड हमें ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दिस एक्सटेंड, ठीक है। ये वाला एक्सटेंड थोड़ा कम होगा, बल्जी होगा, इस कारण से ये जो लेंथ होगी वो कम होगी, ये वाली लेंथ ज्यादा है, ठीक है। नॉर्थ एंड वेस्ट लेंथ इज मोर एज कंपेयर टू ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। सो इस कारण से हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन को सेलेक्ट किया है। नाउ सी हियर, एक क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन of the day and night hardly felt, why is the difference between the duration of the day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir। अगर मैं कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में ले लूं तो हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिलता है डे एंड नाइट में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो वहां पे हमें ज़्यादा डे एंड नाइट का डिफरेंस देखने को मिलता है, बट कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी कहाँ बेटा, केरला में, यहाँ पर हमें कम ड्यूरेशन का डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने आपसे वही बात की कि जो
स्टेट, जो रीजन जहां पर जो कि इक्वेटर के पास में होगा, वहां पर हमें सबसे ज्यादा इंसोलेशंस देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा सनलाइट देखने को मिलेगी। इस कारण से हमें वहां पर सबसे कम डे और नाइट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर जो कश्मीर है बेटा, इट इज मोर, है ना, देयर इज मोर डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर टू एंड कश्मीर। इक्वेटर और कश्मीर के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इस कारण से हमें यहां पर ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ अ डे एंड नाइट, ठीक है। So you can see the difference in day and night duration is minimal at Kanyakumari because it is close to the equator. The answer is beta, this is close to equator. Equator की ज़्यादा close में है, where the sun rays are almost directly overhead. ठीक है, जो sun की rays है directly overhead होती है, leading to the relatively equal to the day and night length. ठीक है, इस कारण से यहाँ पर हमें डे और नाइट का इक्वल लेंथ देखने को मिलता है। वहीं पर कश्मीर में विच इज फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो कश्मीर है बेटा इक्वेटर से हमें दूर देखने को मिलता है, एंड द सन रेज आर मोर एंगल्ड, ठीक है, जो सन की रेज होती है ज्यादा एंगल्ड में होती है। इस कारण से हमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखने को मिलता है डे एंड नाइट में के ड्यूरेशंस में बिटवीन द कश्मीर एंड कन्याकुमारी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंड आई वुड से कि मार्क दिस क्वेश्चन एज ए स्टार मार्क, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्क इट एज ए स्टार क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि विच मेरिडियन इज फिक्स्ड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कौन सा मेरिडियन फिक्स किया गया है एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? द आंसर इज ऑप्शन ए 82.5 डिग्री ईस्ट, 84 डिग्री हाफ एंड ईस्ट, 86 डिग्री ईस्ट एंड 85 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट। द आंसर इज 82.5, ठीक है। कितना बेटा? 82.5 डिग्री या फिर 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है। दिस इज क्लियर, समझ में आया? ईस्ट है बेटा, है ना, इस चीज को याद रखना यहाँ पे क्या यूज किया गया है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में है क्योंकि इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ऐसा नहीं है कि इंडिया आज से ट्रेड कर रहा है, बहुत सालों से इंडिया ट्रेड कर रहा है। और इंडिया कहीं भी, आप अगर इंडिया की लोकेशन की मैं बात करूं तो इंडिया इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। हाउ? बिकॉज इंडिया बीच में है, इट इज नियर टू द, इट इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। आप वेस्ट में भी जाना चाहते हो वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में भी जाना चाहते हो ईस्ट में चले जाओ, आप अफ्रीका भी जा सकते हो, यूरोप भी जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट के आप इधर साउथ ईस्ट भी जा सकते हो, ठीक है। आप रशिया भी ऊपर जा सकते हो, नॉर्थ साइड भी जा सकते हो। तो इट इज बेसिकली एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको हम एक बार समझते हैं। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया कहाँ लोकेटेड है बेटा? पूरी दुनिया के सेंटर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में आप देख सकते हो। यू कैन सी, आप इधर भी जा सकते हो, ठीक है, एज वेल एज आप वेस्ट साइड भी जा सकते हो, एज वेल एज आप ईस्ट साइड भी जा सकते हो, ठीक है। यू कैन गो टू द वेस्ट एंड यू कैन गो टू द ईस्ट ऑल्सो, ठीक है। सो यू कैन सी हियर इंडिया एट द सेंटर पोजीशन, ठीक है। इंडिया साउथ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया आप देख सकते हो साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट्स में। तो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है आप देख सकते हो, इट इज नियर टू द इंडियन ओशियन, ठीक है। देन आप देख सकते हो कि द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्ट इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया। सपोज दैट दिस इज इंडिया, आप इंडिया से कहाँ कहाँ जा सकते हो? आप इधर वेस्ट भी जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर यूरोप भी जा सकते हो, यू कैन गो टू यूरोप, यू कैन गो टू यूरोप, है ना, यूरोप भी जा सकते हो आप, ठीक है। इधर आप कहाँ जा सकते हो? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में जा सकते हो। आप यहाँ से अफ्रीका जा सकते हो, आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से रशिया वगैरह भी जा सकते हो, जापान, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इंडिया इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, ठीक है। सो इट इज एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, बहुत ही
क्लोज पड़ेगा, प्रॉक्सिमिटी में पड़ेगा, ठीक है। सो यू कैन सी हियर इंडिया हैज स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल लोकेशन। तो इंडिया की जो लोकेशन है काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। तो आप इंडियन ओशियन का नाम ही इंडिया के ऊपर पड़ गया, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो लैंड मास है इंडियन ओशियन में वो किस कंट्री का है? वो इंडिया का है, ठीक है। इस कारण से इंडियन ओशियन को हम इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी ओशियन नहीं है वर्ल्ड में जिसमें जो कि किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है, बट इंडियन ओशियन एक सिर्फ ऐसा ओशियन है जो कि इंडिया के नाम पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया का जो लार्जेस्ट हिस्सा है, लैंड मास है साउथ का, वो इंडियन ओशियन में लाई करता है। इस कारण से इंडियन ओशियन का नाम भी हमने इंडिया के ऊपर रखा है, जो कि दिखाता है इंडिया की सुपीरियरिटी को, इंडिया के पावर को, ठीक है। सो इस चीज को समझिएगा आप लोग कि इंडिया बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इस्टेब्लिश है, बिकॉज इससे हम किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्रीज में जा सकते हैं। और कोई भी कंट्री अगर जाना है किसी दूसरे कंट्री की ओर, उसको इंडिया से ही पास होना पड़ेगा। तो इंडिया के पास एक अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है डोमिनेंस दिखाने के लिए इंडियन ओशियन में, ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब यहां पे डेक्कन प्लेटो हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप from the western coast and with the southern east and with the south east and east Asia from the eastern coast। तो आप वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट से आप कहाँ जा सकते हो? तो वेस्ट कोस्ट से आप जा सकते हो कहाँ बेटा? एशिया से जा सकते हो, वेस्ट एशिया में, ठीक है। आप अफ्रीका जा सकते हो, यू कैन गो टू अफ्रीका, एंड यूरोप ऑल्सो, आप यूरोप जा सकते हो। वहीं पर आप ईस्ट कोस्ट से कहाँ जा सकते हो? आप यहाँ से जा सकते हो साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया आप जा सकते हो, ठीक है। सो इट इज वेरी प्रॉक्सिमिटी टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। एंड द वर्ड इंडिया इज प्रीफिक्स्ड विद द ओशियन, ठीक है। तो जो इंडियन ओशियन का जो वर्ड प्रीफिक्स्ड है ओशियन का, इट इज बिकॉज ऑफ नो अदर कंट्रीज हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया। तो इंडियन ओशियन में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन हो। इस कारण से हम यहाँ पे इंडियन ओशियन का नाम इंडियन के नाम पे रखा गया, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि व्हाई इंडियन ओशियन इज नोन आफ्टर द इंडियन ओशियन, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंडिया का जो सबसे ज्यादा लैंड मास है वो इंडियन ओशियन में लाई करता है, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। आपको मैं अगली पिक्चर दिखाता हूं कि किस तरीके से लोग ट्रेड किया करते हैं, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से जाना है तो इंडिया इज लाइक अ चौराहा, इंडिया इज लाइक अ स्क्वायर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो आप कहीं से भी जाओ, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना, आपको इंडिया से पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले जमाने की बात करूं तो पहले लोग कैसे जाते थे? पहले लोग लैंड रूट से जाते थे। उस टाइम पे सी रूट हुआ नहीं करता था, लैंड ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर की जाती थी, बिकॉज ऐसा सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने सी को बाद में डिस्कवर किया, सी पे हमने बाद में शिप्स वगैरह बनाए, बट उसके पहले लैंड रूट्स का हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो बहुत पुराने समय से बेटा हम देख सकते हैं कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा था। किसकी मदद से? लैंड रूट्स की मदद से कर रहा था, ठीक है। बट हमने यहाँ पे शिप का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और फिर यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड वगैरह एस्टैब्लिश हो गए। तो पहले जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको काफ़ी ज़्यादा घूम के आना पड़ता था। कैसे घूम के आना पड़ता था? अगर यूरोप से आना तो आप ऐसे घूमते आओ, कैप ऑफ गुड होप मिलता था, इस कैप ऑफ गुड होप से आप इंडिया में आते थे। बट बिकॉज ऑफ एक कैनाल ओपन कर दी गई बेटा मेडिटेरेनियन सी में, इस कैनाल को कहा गया बेटा स्विज कैनाल, ठीक है। तो ये कब बनाई गई? 1869 में ओपनिंग की गई, एंड जिससे कि इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, वो 7000 किलोमीटर तक हमें कम देखने को मिल रहा है। तो लगभग 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर कम कर दी गई है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर यूरोप से इंडिया के बीच के जो डिफरेंस है लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गए बिकॉज ऑफ स्विज कैनाल, ठीक है। तो आप कभी देखना गूगल में इसकी फोटो डाल के, इट इज वेरी नैरो चैनल, लगभग 22 किलोमीटर का ये चैनल है, बहुत छोटा सा चैनल है ना। कई बार इतना ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है तो काफी लगभग एक महीने तक वहां पर शिप्स रुक जाती है, ठीक है। तो काफी बिजिएस्ट कैनाल है, काफी बिजिएस्ट रूट है, ठीक है, यूरोप और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो स्विज कैनाल को ओपन कर दिया गया था। नाउ से नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे, तो हम बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ठीक है। पहले हम इस्तेमाल करते थे लैंड रूट्स का। अब अगर मैं बात करूं इंडिया के लैंड रूट्स की मैं बात करूं, तो अगर मैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट की बात करूं तो यहां पर लोग इंटर करते थे इंडिया में विद द हेल्प ऑफ खैबर
पासेस, तो खैबर पख्तूनख्वा करके जो पासेस थे, है ना, खैबर दर्रे, इसी दर्रे से बहुत सारे इन्वेजन्स हुए इंडिया में, बहुत सारे लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारे पासेस का इस्तेमाल किया जाता था, नैरो पासेस का इस्तेमाल करके यहाँ पर आते हैं। और फिर बाद में हमने मैरी टाइम जो कॉन्टेक्ट है उसको इस्टेब्लिश किया, जब हमने शिप्स का यहाँ पे डिस्कवरीज कर ली, ठीक है, शिप्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इस प्रोसेस में बेटा बहुत सारे लोग इंडिया में आते थे, ट्रेवलर्स आते थे, मिशनरीज आते थे, मर्चेंट्स आते जाते थे, ठीक है। और वो अपने साथ बहुत सारे आइडियाज लेकर आते थे, बहुत सारे गुड्स लेकर आते थे, अपने रिलीजन को लेकर आते थे, बहुत सारे नए आइडियाज, थॉट प्रोसेस, वो सारी चीजें उनके साथ आती थी। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज हुआ करता था, ठीक है। तो हर चीजें यहाँ पे एक्सचेंज हुआ करती थी, गुड्स हो, आइडियाज हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें यहाँ पे प्रोपोगेट की गई, फैलाई गई बिकॉज ऑफ दीज लैंड एंड सी रूट्स, ठीक है। तो क्या क्या फैलाया गया आप देख सकते हो यहाँ पर इन रूट्स के कारण। जैसे कि हमने अपने जो आइडियाज हैं किसके बेटा, उपनिषद हो गया, ठीक है, रामायण हो गया, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र हो गई, इंडिया न्यूमेरिकल्स हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचाई है। वहीं पर मैं बात करूं कि हमने और अपनी क्या क्या चीजें फैलाई दूसरे कंट्रीज पे, कोई गुड्स हो गए जैसे स्पाइसेस हो गए, मसाले, मसालों के कारण तो ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। जो भी यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे वो इंडिया में आए ही क्यों, बिकॉज उनको चाहिए था स्पाइसेस, मसाला, ठीक है, अपने मीट्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो इंडिया एक वन ऑफ द लीडिंग कंट्री, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा कंट्री था जहां पर मसालों का यहाँ पे उत्पाद हो रहा था, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा था। म्यूजलिन एक बहुत ही फाइन कॉटन होता है, क्लॉथ्स में यूज किया जाता है बनाने के लिए, बहुत सारे मर्केंडाइज हो गए। तो ये बहुत सारे कंट्रीज के लोग इंडिया में आते थे ताकि यहाँ पर ट्रेड कर सके, ये इस्तेमाल करते थे लैंड एंड सी रूट्स का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने उनको बहुत सारी चीज़ें दी है, हमने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे कि अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ, ठीक है, ग्रीक स्कल्पचर्स की बात करूँ, जैसे बुद्धिज्म में जो ग्रीक स्कल्पचर्स हो गया, तो हमने ग्रीक से ही सीखा, ठीक है, रोमन से सीखा, ग्रीक से सीखा, ठीक है। हमारा आर्किटेक्चर स्टाइल्स हो गए, जैसे डूम हो गया, ठीक है, पहले हम डूम्स नहीं बनाया करते थे, अब हमने डूम्स का इस्तेमाल किया। इस्लाम से हमने डूम्स वगैरह सीखे, ठीक है, बालकनीज हो गई घर पे, ठीक है। तो हमने बहुत सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स उनसे सीखते गए, ठीक है। मिनरेट्स हो गए, पहले मीनार का इस्तेमाल नहीं करते थे, अब आप देख सकते हो मीनार्स बनाए जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट एशिया एंड कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और हम अलग अलग देश में इसको हम देख सकते हैं कि हमने इन सारे कंट्रीज से अपने कंट्री में इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ उनसे बहुत सारी चीजें सीखी, हमने उनको बहुत सारी चीजें दी भी और उनसे ली भी। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड रूट्स, है ना, यहाँ पे जो सिल्क रूट हुआ करता था, काफी ज्यादा सिल्क का ट्रेड हुआ करता था, दैट वाज द लैंड रूट्स। फिर उसके बाद सीज की डिस्कवरी हो गई, शिप्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, और फिर यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड्स का एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि हम किस तरीके से लैंड और सी रूट्स की मदद से डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड वगैरह एस्टैब्लिश कर रहे थे। और इस प्रोसेस में हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सचेंज की, आइडियाज़ को, न्यूमेरिकल्स को, उपनिषद्स को, रामायण को, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको, रामायण की कहानी आपको डिफरेंट कंट्रीज में देखने को मिलेगी। कोलंबिया हो गया, कोम्बाडिया हो गया, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि इंडिया ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडियाज के नेबर्स की बात करूं या फिर अपने कंट्रीज के उसमें बात करूं, तो वी हैव अ 28 स्टेट्स, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूं, वी हैव अ 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज। क्या बेटा, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं। 28 स्टेट्स मतलब स्टेट्स, ठीक है, एंड यूटीज का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर यूनियन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्या ये स्टेट्स का फॉर्मेशन जो आज हमें देखने को मिल रहा है, क्या ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था? द आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज जो हमें स्टेट का फॉर्मेशन दिख रहा है, पहले ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे बेटा। एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। तो इंडियन स्टेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। क्या डिफरेंस इनके बीच में? तो वन इज ब्रिटिश प्रोविंसेस
अनदर वन इज प्रिंसली स्टेट्स। क्या डिफरेंस है? नाउ सी द डिफरेंस। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, यहाँ पर डायरेक्टली इट वाज रूल अंडर दी ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल एंड कमांड स्टैब्लिश करके रखे थे। ठीक है, तो लगभग टोटल 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे उस टाइम पे, 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी। ठीक है, एंड प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ पर रूल तो ब्रिटिशर्स का ही रहेगा। ठीक है, कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स का ही रहेगा, लेकिन जो रूल करने वाले लोग होंगे, जो यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट होगा, वहां पे राजाओं का होगा। ठीक है, तो राजा भी रूल कर रहे थे और ब्रिटिशर्स भी रूल कर रहे थे। तो जहां पर राजा रूल कर रहे थे उसको कहा गया प्रिंसली स्टेट्स। लगभग 553 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में हुआ करते थे। ठीक है, जैसे इंदौर वाज द प्रिंसली स्टेट्स, रीवा वाज द प्रिंसली स्टेट, ग्वालियर वाज द प्रिंसली स्टेट, मद्रास वाज द प्रिंसली स्टेट। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड कुछ यहाँ पर हमें प्रोविंसेस भी देखने को मिलते थे जो कि डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स थे। बट बाद में हमने उसको चेंज किया, हमने ऐसे बहुत सारे एक्ट्स लेकर आए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें हमने प्रेजेंट डे आप देख सकते हो कि वी हैव 28 स्टेट्स एंड बेसिकली 8 यूटीज। इन यूटीज का नाम याद रख लेना, कई बार आपको भूल जाता है। ठीक है, कई बार आप इसकी चीज को याद नहीं रख पाते हो, तो इन यूटीज का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, you can see the present day formation of the state of India. there are 28 states. हर स्टेट का नाम और इसकी कैपिटल आपको याद होना चाहिए, यूटीज का नाम और इसकी कैपिटल याद होना चाहिए। ठीक है, ये होमवर्क आपका है कि आपको हर स्टेट के नाम और इसकी यूटीज और वहीं पर आपको यूटीज के कैपिटल्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए मैंने आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे व्हेन डिड द सुएज कैनाल गेट ओपनड? सुएज कैनाल कब ओपन किया गया बताइए। ऑप्शन ए 1899, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन डी 1868 69 एंड ऑप्शन डी इज 1889। बताइए द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1879 और 1869। बताइए कौन सा होगा? द आंसर इज बेटा 1869 में इसको ओपन किया गया। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक कब है बेटा? दैट इज इन 1869 में इसको ओपन किया गया सुएज कैनाल को। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज कॉल्ड एज अ लैंड बाउंड्रीज। तो लैंड बाउंड्रीज में बस आपको नाम याद रखना है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, एंड ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट की मैं बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट में हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिलता है। देन नॉर्थ की बात करूं तो चाइना, तिब्बत हो गया, नेपाल एंड भूटान हो गया। एंड वहीं पर मैं ईस्ट की बात करूं तो म्यांमार एंड बांग्लादेश हो गया। ईस्ट में हमें म्यांमार और बांग्लादेश देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं वेस्ट की बात और मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में वी हैव अ मैरीटाइम नेवर्स। मैरीटाइम मतलब कि देयर इज अ वाटर बॉडीज बिटवीन देम। ठीक है, तो वन इज श्रीलंका एंड अनदर इज मालदीव्स। ठीक है, तो श्रीलंका एंड मालदीव्स वी हैव अ 2 आइलैंड्स कंट्रीज जो कि हमारे नेबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक देख लीजिए आप, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, तो यहाँ पे हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। देन कम टू द दिस पार्ट, तो वी हैव अ चाइना, वी हैव अ भूटान एंड नेपाल। कम टू द ईस्ट वी हैव अ म्यांमार एंड वी हैव अ बांग्लादेश। कम टू द साउथ वी हैव अ मालदीव्स एंड वी हैव अ श्रीलंका। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में देयर इज अ स्ट्रेट, इस स्ट्रेट को कहते हैं बेटा पाल्क स्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो वाटर बॉडीज। स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो, दिस इज अ नैरो वाटर bodies. It is a narrow water bodies separate to different landmass, separate to different landmass. ठीक है, जो कि 2 डिफरेंट लैंडमास को क्या करता है? सेपरेट करता है। दिस इज कॉल्ड एज अ पाल्क स्ट्रेट। इसको हम क्या कहते हैं? पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट क्या करता है? द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ या ना?
ठीक है, क्लियर है। तो स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो वाटर बॉडीज विच सेपरेट टू डिफरेंट लैंड मास। ठीक है, यू कैन सी है, तो गल्फ ऑफ मन्नार हो गया एंड पाल्क स्ट्रेट हो गया जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है। मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मालदीव को 9 डिग्री क्या मैंने बोला 9 डिग्री चैनल क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ठीक है, तो याद रखना कि लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में 9 डिग्री चैनल है जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, सो दिस आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज डस इंडिया हैव? ऑप्शन ए 27 and 8 UTs, incorrect. 28 state and 8 UTs, 28 state and 9 UTs, incorrect, and 29 states and 8 UTs, incorrect. The option B is the right answer. ठीक है, now see here, what is the southernmost point of the India which got submerged in the sea water in 2024 सुनामी? तो 2004 के सुनामी में कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि सबमर्ज्ड हो गया था? ऑप्शन ए गल्फ ऑफ मन्नार, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी पाल्क स्ट्रेट, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ठीक है, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंदिरा पॉइंट वाज सबमर्ज्ड इन 2004 सुनामी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, द क्वेश्चन इज India occupies a major part of the South Asia. Reason, India is a southward extension of the Asian countries. ठीक है, तो इंडिया ने ऑक्यूपाई किया है साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट को, बिकॉज इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट में है। यस, आंसर ए इज द राइट आंसर। बोथ ए आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड बच्चों, और आगे की क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई विश यू वेल फॉर दिस दिवाली फेस्टिवल एंड काफ़ी ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के टाइम को वेस्ट मत करिएगा, प्रॉपर रिवीजन प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करिएगा। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर।